बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप लाहौर में हैं, वैसे बाकी शहरों का मुझे भी नहीं पता, लाहौर में बहुत अच्छी बारिश हुई है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अभी भी आई गेस हो रही है। हवा भी थी। सबसे बेस्ट बात इस बारिश की ये थी कि इससे हवा भी चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को तंगी भी हुई। ज़ाहिर है जो मोटरसाइकिल्स या दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने ऑफिसेज आते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इतनी सुबह सुबह आना, इतनी बारिश में आना। ऑफिस भी आ रही थी तो बहुत सारे लोग भीगते हुए आ रहे थे। सो आई होप एवरीवन इज़ सेफ़ और आपके लिए बारिश जो है रहमत की बारिश बने, ना कि जहमत की। जहमत से याद आया कि कल हमने एक स्टोरी भी की थी। ताजपुरा का इलाका था जहाँ पे सीवरेज का जो मामला था उसमें ख़ास से मसाइल थे और वहाँ पे पब्लिक से जब बात भी की हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने, हाफिज़ उस्मान ने, तो उन्होंने भी ख़ासे गिले शिकवे और शिकायत की कि ये सीवरेज का निज़ाम जो है बड़ा नाकिस है। आई वंडर कि इस सीवरेज के निज़ाम में बाद में क्या हालात होते हैं जब ये बारिश होगी। और हम कोशिश करेंगे कि आज भी इस हवाले से हम आपको ऑन एंड ऑफ आगाह करते रहें, चूँकि बारिश का पानी, बारिश इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। हम उस पर कोई जो कह लें क्रिटिसाइज़ नहीं करते या उस पर कोई बात नहीं करते, लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है। और ऑलरेडी जिन इलाकों के अंदर सीवरेज के मसाइल हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस बारिश के पानी के अंदर ख़ुद को जो कह लें बचा कर जाना। ऑफिस, स्कूल, बच्चों, अब तो स्कूल्स बंद हैं लेकिन ज़ाहिर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मसाजिद में भी जाते हैं, घरों से निकलते हैं, उनके लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो जी वासा वाले आपके लिए ये ज़हमत ख़त्म करें, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ही मालिक है हमारा भी और इस मुल्क का भी, ये तो हम बार बार दुआएं मांगते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट आज अपना फ़ैसला सुनाने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये फ़ैसला इंतहाई अहम है क्योंकि ये 70 जो मखसूस नशिस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती हैं, तो हुकूमत जो है इस हवाले से 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएगी और PTI को हुकूमती इत्तेहाद पर जो नफसियाती बरतरी कहा जाए वो हासिल हो जाएगी। और अगर ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत के पास रहती हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आइंदा कलाअमल क्या हो सकता है। दूसरी तरफ जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी हैं, जिसके बाद बानी PTI की रिहाई की तमाम उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। जहाँ तक हुकूमती इत्तेहाद का ताल्लुक है तो उसमें भी कुछ दरारें सामने आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करते हुए कहा है कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं, अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सियासत किस तरफ जारी है, सारी सूरत हाल क्या है और ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला आज 12 बजे इस के फैसले के हवाले से खबरें हैं कि सुनाया जाएगा, इस पे भी तजिया लेंगे। साथ साथ 9 मई के मुकदमात के बाद तहरीक इंसाफ और बानी PTI के मुस्तकबिल को भी डिस्कस करेंगे। सलमान आबिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर तजियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान आबिद साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी उम्मीद है ठीक होंगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। साथ साथ जी आगाज़ में ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, आज इसका फैसला सुनाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट। आप 2 के फैसले के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन वही बात है कि अगर मगर की सूरत हाल पे ही अभी सब मफरूज़ों पे ही काम चल रहा है क्योंकि महफूज फैसला है, जब वो सुनाया जाएगा उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। क्या कहेंगे सलमान आबिद साहब? देखिए, इमरान खान हो या PTI हो, इन सब के जो मामलात हैं वो कानूनी नुक्तों से ज्यादा सियासी नुक्तों के गिर्द घिरते हैं, क्योंकि इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान का हुकूमत के साथ, इमरान खान का जुडिशरी के साथ जो क्लैश है उसकी वजह से ये सारे मुकदमात जो है ये कानून से ज्यादा सियासी रंग इख्तियार कर चुके हैं। और इससे पहले भी अदालतों के जरिए जो फैसले आए हैं उसमें ज्यादातर हमें सियासी रंग गालिब नजर आया है। खास तौर पे जब इंतखाबात होने थे तो बल्ले का निशान जिस तरह से लिया गया, PTI को इंतखाबी अमल से रोका गया, उसमें अदालतों का बड़ा अमल दखल था और जिसकी वजह से ये सारा बुरान पैदा हुआ है मखसूस नशिस्तों का। अभी भी बहुत से लोग बड़े उम्मीद है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद ये फैसला जो है ना PTI के हक में आ सकेगा ना गवर्नमेंट के हक में आ सकेगा और ये नशिस्तें जो है इसी तरीके से खाली रहेंगी और ये इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्योंकि वजह यह है कि अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो एक और नया क्लैश जो है हुकूमत वर्सेस अपोजिशन के दरमियान शुरू हो जाएगा
और अगर ये फैसला सुन्नी तहात कौंसिल के हक में आता है तो उससे एक और नया क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी सूरत, क्योंकि अददी तादाद में फिर वो बहुत आगे तक चले जाएंगे। इसलिए अगर आप देखें तो सारे बुरहान को समझने के लिए देखना ये होगा कि आज अदालत क्या फैसला करती है, क्या इस पे नजरिया जरूरत गालिब आता है या वाकई कॉन्स्टिट्यूशन की और कानून की बालादस्ती होती है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर भी हमें काफी मसाइल नजर आ रहे हैं, तकसीम नजर आ रही है, और जिस तरह से अदालती प्रोसीडिंग चली है उससे तो जाहिर ये होता है कि जो हुकूमत का मौकफ है उसको बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली और इलेक्शन कमीशन को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा है। तो अब देखते हैं कि आज 12 बजे क्या फैसला आता है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि ऐसा फैसला होगा जो ना शायद बहुत ज्यादा हुकूमत के हक में होगा, ना शायद कोई बहुत ज्यादा सुन्नी तहात कौंसिल के हक में होगा। इसको लिंगर ऑन ही कर दिया जाएगा, इन नशिस्तों को खाली ही रखा जाएगा। आपके मुताबिक आपको ये लगता है कि मखसूस नशिस्तों का जो महफूज फैसला है जो आज सुनाया जाएगा उसके अंदर कोई किसी एक जानिब नहीं रुझान होगा, इसको लिंगर ऑन ही होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात को लेकर बानी पीटीआई के जो मुकदमात हैं उसके अंदर उनकी ज़मानत को खारिज कर दिया गया है। दो के पहले कई उम्मीदें थी इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को जी के बानी पीटीआई की शायद उनको रिहाई का परवाना जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी इन मुकदमात में जो ज़मानतें खारिज होना है और 9 मई के मुकदमात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसके बाद जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल दम तोड़ गई हैं? देखिए, ये जो फैसला आया है इससे एक बात तो वाज़ेह होगी ना कि अभी इमरान खान के लिए कोई बहुत ज्यादा आसान माहौल नहीं बनने वाला, और ना इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का कोई मंसूबा इस्टेब्लिशमेंट के हल्कों में या अदालतों के हल्कों में या हुकूमत के हल्कों में ज़ेर बहस है। तो लगता यही है कि इमरान खान हो या उनके दीगर साथी हों, उनको अभी जेलों के अंदर ही रखा जाएगा, और इसीलिए नए नए मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं। और साथ साथ नए मुकदमात के साथ जो है आपने देखा कि एक जो अपना खावर मानिका है उन्होंने एक और पिटीशन दायर कर दी है बुशरा बीबी के खिलाफ, वो भी सामने आ गई है। फिर पंजाब की कैबिनेट ने पीटीआई को बैन करने की बातें भी की हैं और गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें भी की जा रही हैं। फिर नए मुकदमे, कल आपने देखा कि जो सनम जावेद थी उनको अदालत ने रिहा कर दिया और कहा कि अब इनको किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर उनको गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी पीटीआई के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं है, और पीटीआई को अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, सियासी महाज पर भी, अदालती महाज पर भी और एस्टैब्लिशमेंट के महाज पे भी। तो इसलिए पीटीआई को फौरी तौर पर तो रिलीफ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी मुकदमात हैं इनकी नोयत जो है कानून से ज्यादा सियासी नोयत की है, और जब तक सियासत ठीक नहीं होगी, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई रास्ता नहीं बनेगा, ये मुकदमात का सामना तो इमरान खान और उनके साथियों को करना पड़ेगा। अच्छा सलमान आबिद साहब, जैसे आपने अभी कहा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई के लिए आसानियाँ होती नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन अब हमने कुछ अर्सा पहले देखा कि एक फ़िज़ा क्रिएट हुई जी, ख़बरें उड़ना शुरू हो गई, बातें होना शुरू हो गई जी कि शायद हालात बेहतर होने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के हक़ के अंदर। फिर एक मामला शुरू हुआ। ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जहाँ कहीं मुज़ाकरात की बात होती है वहाँ पे एक फ़िज़ा क्रिएट होती है जी कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, फिर जैसे ही मुज़ाकरात की बात को ख़त्म किया जाता है या उसको रद्द किया जाता है तो उसके बाद फिर एक जो कह लें कैओस शुरू हो जाता है। तो ये मुज़ाकरात के लिए कोई तैयार है नहीं, हुकूमत साथ बैठने को तैयार नहीं है, इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, तो फिर हल तो इस चीज़ का बज़ाहिर कुछ ना हुआ ना। फिर देखिए, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात तो हतमी तौर पे इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ही होंगे, क्योंकि हुकूमत के पास कोई बहुत ज्यादा इख्तियारात नहीं है इमरान खान के बारे में। एक बात, ये जो बार बार मफाहमत की बातें होती हैं, मुज़ाकरात की बातें होती हैं, ये इसलिए नाकाम हो जाती हैं कि दोनों फरीक अपनी अपनी शराइत के ऊपर जो सख्त शराइत है उस पर मफाहमत चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान अगर मफाहमत की तरफ आना चाहते हैं तो हमारी शराइत को कबूल करें, और उन शराइत में ये भी आया था कि इमरान खान जो है वो अपने आप को 2 साल के लिए सियासत से अलग कर दें, फिर कहा गया कि वो क़यादत को तब्दील कर लें, फिर कहा गया कि वो खामोश हो जाएं, फिर कहा गया इस हुकूमत को ओन कर लें, फिर कहा गया कि वो बाहर आके एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू करेंगे। हर तरह के मुतालबात जो है वो सामने आते रहे, लेकिन इमरान खान भी जो है इमरान खान ही है, वो बड़े सख्त मौक़िफ़ के साथ बैठे हुए हैं और तमाम तरह हालात का मुकाबला भी कर रहे हैं। इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो इमरान खान की कंडीशंस के ऊपर मफाहमत नहीं चाहेगी कि इमरान खान की शराइत की बुनियाद के ऊपर मफाहमत कर ली जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो है उसको तो सूट करता है कि एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान दूरियां हो, खलीज पैदा हो,
बदएतमादी हो, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो फिर हुकूमत होगी ना। इसलिए हुकूमत का भी कोई बड़ा मसला नहीं है कि हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात चाहती है और मुफाहमत चाहती है। ये बुनियादी तौर पे गेम जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान चल रही है, और यही दो ताकत के मराकज हैं जहां पर मुफाहमत होनी चाहिए, और मसले का हल भी मुफाहमत ही है। और इसका बेहतरीन वे आउट ये है कि 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा इमरान खान को भी, और 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट के हल्कों को भी या हुकूमत को भी, तभी जाके मुफाहमत होगी ना। डिक्टेशन की बुनियाद पे मुफाहमत होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर कोई ये समझता है कि हमारी शराइत पे, हमारी डिक्टेशन के ऊपर ये बात हो जाएगी, वो मुमकिन नजर नहीं आती, और इमरान खान उसके लिए तैयार भी नहीं। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सलमान आबिद सीनियर तज्ज़ियाकार साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल और साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। 12 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे और आपको अपडेट भी देते रहेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। बिजली के हवाले से हम बात करें, एक तरफ तो वफाकी हुकूमत सोलर पैनल्स ख़त्म करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो है 50 से 500 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको सोलर सिस्टम देने का ऐलान पंजाब हुकूमत ने कर दिया है। रोशन घराना प्रोग्राम के तहत जी सोलर पैनल की लागत का 90% जो है वो पंजाब हुकूमत व्यय करेगी, जबकि 10% जो है वो सारिफ अदा करेगा। मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज़ हैं इसमें ये तजाद के लिए फ़र्क है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके साथ तब ये भी बात करेंगे। और साथ साथ ये भी बताते चले कि जी मार्केट में जो AMI मीटर है उसकी कीमत में 100% इजाफा हो गया और कीमत 65,000 रुपीज़ तक पहुंच चुकी है, जबकि लेस्को सार्फिन के लिए इसकी कीमत 43,000 रुपया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और ये जो बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग का मामला है इसको हमने बार बार डिस्कस भी किया है। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो एक तरफ तो सोलर पैनल्स को डिस्करेज किया जा रहा था वफाकी हुकूमत की जानिब से, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत अब 50 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए जी सोलर पैनल्स की जो कॉस्ट है उसको उन्होंने 90% खुद बेयर करने के हवाले से कहा है। पहले तो ज़रा हमें ये वाजे करें कि जो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल है ये जो बिजली का क्राइसिस है इसमें हेल्पफुल है या नहीं है, ताकि इनकी पॉलिसीज़ में जो तजाद है उसकी वजह भी हमें समझ आ सके। जी बहुत शुक्रिया। इसको थोड़ा सा ना इसकी कम्प्लेक्सिटी को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो एनर्जी टैरिफ है वो बड़ा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुआ है, और जब भी किसी चीज़ का टैरिफ इंक्रीज़ होता है, प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो लोग उसके अल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं। तो मुल्क में अल्टरनेटिव एक ही अवेलेबल है लोगों के पास, वो रूफटॉप सोलर की मद में उनको नज़र आता है। तो काफ़ी मैस आपकी जो सोलर जो आपके रूफटॉप सोलर हैं उनकी अडॉप्शन रेट जो है वो बड़ा बढ़ गया। तो उसकी वजह से एक जो कंसर्न है गवर्नमेंट का वो ये है कि ये वो लोग हैं जो सोलर रूफटॉप की तरफ जा रहे हैं, जो बाकायदगी से बिल देते थे, रेगुलरली जो है वो बिल रिकवरी थी इनसे। जब ये सिस्टम को छोड़ के जाएंगे या अपनी कंजम्पशन को कम करेंगे तो ऑलरेडी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनमें नॉन रिकवरी का रेशो बढ़ता जा रहा है वो उन पे टॉल आएगा और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी आपके सिस्टम में। तो उस चीज़ पे कंसर्न था वफाकी गवर्नमेंट को। लेकिन एक और चीज़ इसके साथ में जो गवर्नमेंट को समझने की है वो ये कि जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग सिस्टम है, स्लैब सिस्टम है, वो बड़ा पुराना है, 1990s में बना था। उस टाइम पे पाकिस्तान में बिजली की कमी थी, अभी बिजली की ज़्यादती है और हमारे पास ज़्यादा कैपेसिटी लगी हुई है। उस टाइम पे गवर्नमेंट का गोल ये था कि किसी तरीके से कंजम्पशन को कम किया जाए, अभी गोल ये है कि किसी तरीके से कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। तो अभी वो स्लैब्स जो कि आपकी प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं और जिनको आप एवरेज प्राइस से कम पे चार्ज करते हैं और सब्सिडाइज करते हैं, क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं, अगर आप उनको सोलर पैनल्स दे देते हैं तो वो मुल्क के लिए भी फ़ायदा होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी होगा, और जो डिमांड उनसे कम होती है उसको आप इंडस्ट्रियल डिमांड से रिप्लेस कर सकते हैं।
ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे आपने खुद कहा कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है और जाहिर है हमारे लाइन लॉसेस अभी तक उसी तरह से बरकरार है, इनफैक्ट उनमें भी इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। और जिन सारिफिन ने सोलर पैनल्स की तरफ या सोलर सिस्टम की तरफ जाने के हवाले से कोशिश भी की है और कर भी रहे हैं, वो वही लोग हैं जो रेगुलरली अपना बिल भी पे कर रहे थे और उन्होंने एक्स्ट्रा बिल को बचाने के लिए ये सिस्टम लगवाए हैं। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत ये जो फ्री या 90% कॉस्ट बेयर करके सोलर सिस्टम्स लगवा के दे रही है पंजाब हुकूमत, इस यही पैसे अगर इस सिस्टम की बेहतरी में, अपने लाइन लॉसेस को कम करने के हवाले से, जो बिजली चोरी का मामला है उसको कम करने के हवाले से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है लॉन्ग टर्म में? देखिए, अब ये गवर्नमेंट की चॉइस है कि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना है या शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप सोल्यूशंस की तरफ जाना है। अगर आप इस तरह से फाइनेंशियल इनोवेटिव मेजर्स लेके आते हैं और लोगों को पैसे देते हैं या फाइनेंशियल स्कीम्स देते हैं, वो शायद पॉलिटिकल कैपिटल तो बिल्ड करके दे सकता है, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना हो इसमें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसी में है कि आप जो है वो अपने सिस्टम को बेहतर करें, ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्वेस्ट करें, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एफिशिएंट बनाएं, ताकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ को कम करे और हम लॉन्ग टर्म एक एनर्जी क्राइसिस से जो है छुटकारा हासिल कर सकें। दूसरी साइड पे मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट को काम करने वाला है वो ये कि अवेयरनेस क्रिएट करें कंज्यूमर्स में कि ये जो आपका सोलर रूफटॉप इतना बढ़ गया है, बजाय इसके कि लोग इसको नेट मीटरिंग के थ्रू गवर्नमेंट को ये बेच रहे हों, लोग अपना जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको बढ़ाएं, अपने किचन अप्लाइंसेस को, खास करके इलेक्ट्रिक स्टोव्स को सोलर रूफटॉप के साथ कनेक्ट करें, ताकि आपका ये जो गैस का क्राइसिस आता है ये भी सॉल्व किया जा सके। और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर सकती है, ताकि आपका जो ऑयल का बिल है, इंपोर्टेड ऑयल का बिल है, वो भी बच सके। अच्छा, ये जो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात की, कल दो के हम तकरीब भी देख रहे थे, इस समय तलबा को दिए जा रही थी ये बाइक्स वगैरह भी, लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर साहब ये बात, वही मेरा सवाल वहीं पे घूम कर आएगा कि हमेशा से हमने अपने सिस्टम के अंदर फ्लॉज इसीलिए देखे हैं कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहीं भी हिस्सा नहीं होता। और वही बात है कि पॉलिटिकल कैपिटल हमने गेन करना है और इसी वजह से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान हमारे सिस्टम को ही हो रहा है। और अगर ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो ये शायद 1-1.5 साल में तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, उसके बाद नई हुकूमत आएगी, उसके लिए नए चैलेंजेस होंगे और वो नए तरीके से आवाम के ऊपर बर्डन डालेगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जब भी हम शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स की तरफ जाते हैं तो जो सफ़र करता है वो आपका आम आवाम करती है, कंज्यूमर करती है। अगर आपको मैं मिसाल दूं 2007-2008 की, जब लोड शेडिंग का क्राइसिस था, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बड़ा शॉर्ट टर्म मेजर लिया और आईपीपीज़ के साथ एग्रीमेंट किए, कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो उसमें इंडेक्स की गई डॉलर के साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ। उस टाइम पे तो वो क्राइसिस सॉल्व हो गया, लेकिन उस क्राइसिस का जो सोल्यूशन था वो आज के एक और बड़े क्राइसिस की शक्ल में हमारे सामने आ गया। और अब आपका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है पाकिस्तान में और बाहर, कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते हैं। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, प्लानर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट को, कि आप पॉलिटिकल कैपिटल बिल्ड करने की बजाय आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, कंसिस्टेंसी हो पॉलिसीज़ में, ऑपोजिशन के साथ या नेशनल पैक्ट साइन किए जाएं जिसमें आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी एनर्जी पे बात की जाए कि अगर आपकी गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो जो एनर्जी की पॉलिसीज़ हैं वो सेम रहेंगी और कंसिस्टेंट रहेंगी। तो शायद ये एक वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और अनफॉर्चुनेटली वही बात है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स को हम देखते हुए हम लॉन्ग टर्म चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और उसका सारा बर्डन आवाम पे पड़ता है। डॉक्टर साहब, बिलिंग का मामला भी है, मैं सोलर पे दोबारा भी आऊँगी, लेकिन जो बिलिंग का मामला है, ओवर बिलिंग, इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये ओवर बिलिंग भी उन लोगों से ही की जा रही है जो शायद रेगुलरली आप और मैं अपना बिल अदा करते हैं। हमारे यहाँ कोई हमारी मरात नहीं है कि हमें फलाने ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होने की वजह से बिजली के इतने यूनिट फ्री हैं। आप और मैं वही आम कंज्यूमर हैं जो हर बार रेगुलर अपने बिल की पेमेंट्स करते हैं, लेकिन ये जो ओवर बिलिंग की वजह से स्लैब्स चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से एक बंदा जो 200 यूनिट से 1-2 यूनिट भी ऊपर जाता है और उस पर उसका स्लैब ही चेंज हो जाता है और आइंदा 6 महीने के लिए वो जिस तरह से सफ़र कर रहा है। तो इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए व्हाट डू यू थिंक कि क्या सजेस्ट किया हो सकती है, सजेशन जो हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट करे फौरी तौर पर चीज़ें बेहतर करने के लिए?
देखिए मैंने पहले भी कहा कि अभी जो मसला है पाकिस्तान का वो ये है कि किस तरह से डिमांड इंक्रीज़ की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जब इंक्रीज़ होगी तो आपके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो बजाय इसके कि कम कंज्यूमर्स पे डिवाइड हो रहे हों, ज़्यादा कंज्यूमर्स पे डिवाइड होंगे तो वो पर कैपिटा उसकी जो चार्ज है वो कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को इसको सोचना है कि हमें टैरिफ बढ़ा के, ये तो कोई किसी भी मैशियत का, किसी भी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक का कानून नहीं है कि जब प्राइस बढ़े तो आपकी डिमांड भी साथ में बढ़े। हमेशा प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। तो आपको इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि अगर आप डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हैं तो टैरिफ को रैशनलाइज करना होगा। आपका ये जो स्लैब सिस्टम है ये रिग्रेसिव है, ये ज़्यादा कंजम्पशन को डिस्करेज करता है इलेक्ट्रिसिटी को, आपको इसको रिवाइज करना है। इन स्लैब सिस्टम्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए ये जो आपने शर्त रखी हुई है कि 200 से आप 1 यूनिट भी ऊपर चले गए तो अगले 6 माह के लिए आप अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर हो जाएंगे। तो इस शिक को शायद ख़त्म किया जा सकता है। और दूसरी साइड पे एनर्जी एफिशिएंसी के मेजर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आपके स्टूडियोज़ के बिल्कुल बराबर में नीका है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी अथॉरिटी। उसमें अभी फेडरल बजट में भी गवर्नमेंट ने कुछ एलोकेशंस की कि जो आपके इलेक्ट्रिक फैंस हैं इनको रिप्लेस किया जाएगा। वो जो पुराने फैंस हैं क्योंकि उनकी वोटेज बड़ी ज़्यादा है तो आप नए फैन से रिप्लेस करें, इस तरह के प्रोग्राम्स दें। आपकी जो किचन अप्लाइंसेज हैं उनको भी इलेक्ट्रीफाई करें, कुक स्टोव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक हों, ताकि आप एक चीज़ से दूसरा क्राइसिस भी सॉल्व करें हो जो कि गैस का क्राइसिस। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, ये जो आप बिजली पे शिफ्ट करने की बात कर रहे हो, ऑन द लाइटर साइड अगर बिजली गई तो घर में जहाँ गैस नहीं आती तो खाना बनने का तो सवाल ही नहीं है। आप बिजली और गैस पे हम अनफॉर्चुनेटली उस झमेले में कि एक चीज़ के लिए कोशिश करें तो दूसरे में कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब ये जो प्रीपेड बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, मैंने कुछ जगहों पर इनफैक्ट कराची में प्रैक्टिस होते हुए देखा है। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं या कुछ ऐसी नीश अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे इस प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो सिस्टम है, ये बेहतर है इम्प्लीमेंट करने के हवाले से? देखिए वे फॉरवर्ड तो यही है कि आप जो है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाएंगे, खासकर अब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जहाँ पे लाइन लॉसेस बड़े ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बड़ी ज़्यादा है। तो ये जो प्रीपेड मीटर की बात करी हैं आप या AMIs की बात करी हैं, ये एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन इसमें मेजर बॉटलनेक जो है वो फाइनेंसिस की है। इतने सारे मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स के AMI मीटर्स लगाना बिना किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है, बजाय इसके कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना होगा। दूसरा ये कि ये वाली प्रैक्टिस इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिस है। आप जो है वो जब भी किसी फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी की तरफ सिस्टम जाता है, आप इस तरह के सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना है कि इसको फाइनेंस कैसे करना है, क्या इसको आपने कंज्यूमर से फाइनेंस करवाना है, क्योंकि अगर आप प्राइसेस को देखें तो चूंकि डिमांड सप्लाई है और इनकी सप्लाई सोलर रूफटॉप की वजह से, नेट मीटरिंग की वजह से डिमांड बड़ी बढ़ गई AMI मीटर्स की, तो उसकी प्राइस भी जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गई है। तो गवर्नमेंट को जो सब्सिडीज आप सोलर पैनल्स पे दे रहे हैं, साथ में जो उसका रिलेटेड इक्विपमेंट है उसको भी देखने की जरूरत है कि क्या किस तरह से आप उसको सब्सिडाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक दफा अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को इस बिजनेस में आप ले आए और पाकिस्तान में ये चीजें बनना शुरू हो गई तो शायद इनकी प्राइस भी जो है वो नीचे आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद वलीद एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। जी, बिजली के बिलों से लेकर सोलर सिस्टम को इनकरेज करना, एक तरफ वाकई हुकूमत कह रही है नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत कह रही है हम देंगे, 90% कॉस्ट बेयर करेंगे। सो ये हमने सोचा कि इस पर डिस्कशन की जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। जी, आटे के हवाले से सब हमने बात करनी है। फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्कगीर जो हड़ताल है
उसके बायस आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मिल मालिकान ने हड़ताल कर रखी है और मुल्क भर से जो फ्लोर डीलर्स हैं वो भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। हुकूमत ने आटे पर जो 5% टैक्स के नफाज के थैले की कीमत में 200 रुपये तक इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद फ़ी किलो आटे की जो कीमत है उसमें 10 रुपये का इजाफा होगा, जो कि एक आम और गरीब आदमी के लिए जो कह लेना काबिल बर्दाश्त है। हुकूमत के इस इकदाम से फ्लोर मिल्स मालिकान को क्या नुकसान होगा, इनका क्या मौक़िफ़ है, उसके साथ साथ जो मुज़ाकरात हैं वो भी नाकाम हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आसिम रज़ा साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स हैं, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आसिम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप इशू को थोड़ा सा हमारे साथ देखने वालों के साथ भी शेयर करें, जिसकी वजह से ये जो हड़ताल हुई है और मज़ीद जो आप लोगों के मुज़ाकरात हैं उनमें भी कोई खातिर खैर कामयाबी नहीं आई। आप लोगों के मसाइल क्या हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? जी वेरी काइंड जी, गुजारिश ये है कि जो इस टाइम की सूरत हाल है इस बजट की, इसके अंदर तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम ऑल मैन्युफैक्चरर्स, इनको विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया। तो फ्लोर मिल्स पहले इससे एग्जेम्प्ट थी। एग्जेम्पशन मीन्स कि उन्हें विद होल्डिंग एजेंट नहीं रखा गया था, लिहाजा जब वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं थे तो वो ना आगे किसी का टैक्स डिडक्ट करते थे एट सोर्स और ना हमारा फ्लोर मिल्स का कट रहा था। ये पहली दफ़ा है कि जब ऑल मैन्युफैक्चरर्स को कहा गया कि वो विद होल्डिंग करें, तो उससे हमारे होलसेलर्स भी जो हैं उन्हें भी विद होल्ड करना है टैक्स और फ्लोर मिल्स को भी विद होल्ड करना है उनका टैक्स। अब इसका जो इफेक्ट है, इम्प्लीकेशन है, वो इस तरह है कि जब हम आटा बेचेंगे तो 0.1 हम फाइलर का विद होल्ड करेंगे और FBR में जमा करेंगे, और उसके बाद जब फाइलर होलसेलर जो है वो रिटेलर को देगा तो वो अपना 0.5 डिडक्ट करेगा। उसके बाद पेमेंट जब वो जमा करवाने लगेगा मिल के अंदर, तो उसको 5.5 के हिसाब से पैसे रख के विद होल्ड करेगा और FBR में ऑन बिहाफ ऑफ द मिल्स जमा करेगा। अब इसका जो इफेक्ट है वो एक थैले के ऊपर 20 किलो का अगर हम देखें तो वो अराउंड तकरीबन 180 रुपये, 190, और इन केस ऑफ नॉन केस से भी बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। अच्छा, हमारे जो ग्राइंडिंग चार्जेस हैं वो इतने नहीं हैं कि दिए जा सके। मैं आसान से लफ्जों में इसकी मिसाल इस तरह दे देता हूँ कि अगर 0 पैसे पे गंदम आए तो हमारे पास जो बिजली का बिल या ये सारी चीजें हैं वो सरकार की तरफ से 1000 रुपया 100 किलो के ऊपर फिक्स किया गया। अच्छा, इसमें भी सारा बिजली का बिल और ये तमाम चीजें हैं, इसमें ये नहीं है कि कोई हमारा अपना कोई और एक्सपेंस है। अब ऐसी सूरत में जो गंदम की प्राइस है, लाइक जो 4000 रुपया जो एवरेज हो 10,000 रुपया, तो 10,000 की गंदम होगी, 1000 ग्राइंडिंग चार्जेस आएगी। ठीक है जी, 11,000 टोटल आ गया। अब 11,000 के ऊपर 5.5 का मतलब 605 रुपए जो डीलर और होलसेलर का कटना है वो इसके अलावा है। वो अल्टीमेटली एक बड़ी कॉस्ट बन जाती है जो हमारे पास ऑलरेडी जो ग्राइंडिंग चार्जेस सेटल हैं, जैसे बिजली का बिल, सैलरीज, जो थैला हम लगा रहे हैं वो, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा डाल के 1000 नहीं बनती और वो भी एक्सपेंसिव है तो हमारा ग्राइंडिंग चार्जेस नहीं। इसी वजह से जो 2011 में जब टर्नओवर टैक्स पे 1% पे हुआ तो 80% रिडक्शन दी गई थी फ्लोर मिल्स को, ताकि ये होल जो वीट की प्राइस है वो इनकॉर्पोरेट है, इसलिए कम किया गया। अब मकसद जो मैं लंबी होगी जरा बात, लेकिन कोई बात नहीं, आप हाँ जी आप एक्सप्लेन करें, मैं सुन रही हूँ। देखें, अब गुजारिश ये है कि एक रॉ मटेरियल अगर 0 पैसे में सरकार हमें दे देती है कि आप ये ग्राइंडिंग करके दें, तो हमारा विद होल्डिंग सिर्फ 55 रुपये रह जाएगा ग्राइंडिंग के ऊपर। वो भी अगर एक्सपेंसेस को निकालें तो शायद 2, 3, 4 रुपये रह जाएगा। लेकिन जब इसमें गंदम की कॉस्ट ऐड होती है तो ये एकदम बढ़ के तो ये 605 रुपये 100 किलो की बोरी पे आता। अब उसके आगे से 3.5 थैले बनते हैं। वो अल्टीमेटली इस तरह इसकी कॉस्ट बढ़ रही है। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान की फ्लोर मिल्स ने जो हमें वो कॉल दी और फिर हमने मिल्स बंद करने का कहा, लेकिन हमने मुहर्रम के तकद्दुस और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 6 तारीख की बजाय 10-11 तारीख को अपना सप्लाईज बंद किए, ताकि मार्केट में आटा आ जाए और हमारा जो मकसद है आवाम तक पहुंचाना और सरकार तक पहुंचाना कि ये एक एनॉमली हुई है, इसको खत्म किया जाए ताकि स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस हो सके।
ठीक हो गया। अच्छा आसिम साहब, मुज़ाकरात भी हुए आपकी हुकूमत से, मुज़ाकरात जो कंक्लूड क्यों नहीं हो पाए? कहाँ आकर आप लोगों का जो के लिए डिसएग्रीमेंट हमें देखने को मिला कि कौन से ऐसे पॉइंट के ऊपर जिस पे आपका स्टांस और है और हुकूमत का स्टांस और है? देखिए, ये है सेंट्रल वफाकी हुकूमत का, जी। इज नॉट अ चारों सूबे रेट डिटरमिन करते हैं। अच्छा, अब जो वफाक के साथ कल चेयरमैन एफपीआई के साथ जूम पे जो मीटिंग हुई, उसमें बिलाल यासीन साहब जो हमारे सूबाई मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीएम साहिबा की हिदायत पर ये मीटिंग अरेंज की थी, जिस पे हमने अपना मौक़िफ़ दिया और उसमें बड़ा क्लियर जो हमारा स्टैंड ये था कि चूँकि हुकूमत पंजाब या कोई भी सूबाई हुकूमत, नॉट ओनली पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान एंड पंजाब, सारे अपने अपने रेट की डिटर्मिनेशन करते हैं कि ये गंदम का रेट है, ये आगे आटे का रेट। उसमें कोई इतना बड़ा चंक नहीं है क्योंकि सारी वर्किंग तो उनके पास है। उसके अंदर अगर ये करना है तो फिर वो 600 रुपया फिल वक्त जो हाजिर कीमत है उसमें ऐड करना पड़ेगा, और जैसे जैसे गंदम की कीमतें बढ़ेंगी, आटे की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ये अपना मजीद ग्राइंडिंग के साथ ये इसका बढ़ता जाएगा। ये एक सूरत हाल है जिसके अंदर उन्होंने सारा हमने चेयरमैन एफपीआर को बताया, तो उन्होंने कहा कि हमने नया टैक्स नहीं लगाया। ठीक है। हमने उन्हें कहा कि जब आपने ऑल मैन्युफैक्चरर्स कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली हम उसमें आए, उससे पहले आपने चंद इंडस्ट्रीज को इसमें रखा हुआ था। जब आपने उनको निकाल के ऑल कर दिया अदर देन फर्टिलाइजर्स, तो हम उसमें आ गए। अब हमारा तो ये स्टैंड था कि आपने अगर आटा सस्ता देना है तो आवाम को डेफिनेटली, जब सीएम थे मियां शहबाज साहब, तो उन्होंने भी हमेशा सस्ता आटा दिया, और सीएम भी हैं मरियम साहिबा, तो उनका भी फोकस है आटे के ऊपर। तो मैंने कहा जी ये ओवरलुक हुई, तो इसको अगर दुरुस्त ना किया गया तो आवाम को बड़ा महंगा। अच्छा आज़म, आपने सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने सस्ते आटे की बात की है। जाहिर है अब सस्ता आटा, जैसे आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी एक रहा है बड़ा स्टांस क्लियर, और मरियम नवाज साहिबा का भी, लेकिन फिर इसी से रिलेटेड जो हम तंदूर पे रोटी सस्ती करने के हवाले से देख रहे हैं, और पंजाब हुकूमत ने इस पर बड़े इकदाम किए, 16 रुपये की रोटी के लिए बाउंड किया गया, कमेटीज़ बनाई गई। उसमें आता है इशू क्वालिटी का, चाहे आटा सस्ता हो, रोटी सस्ती हो, जाहिर है तंदूर मालिकान के अपने जो मसाइल हैं, फिर आप लोगों के अपने मसाइल हैं, वो सारे जब इकट्ठे होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर आवाम पे ही आता है, और फिर जो रोटी या आटे के हम क्वालिटी की बात करें वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कुछ सरकारी गंदम नहीं मिल रही, ओपन मार्केट मैकेनिज्म में गंदम की प्राइसेस डाउन आए तो हमने आटे की और वही आगे पास ऑन हो, इसलिए क्वालिटी का इशू नहीं है। हाँ, किसी टाइम पे जिस तरह इम्पोर्टेड वीट जब मुल्क में कम थी गंदम, तो बाहर से मंगवाई गई, तो उसकी क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन दूसरा एक बड़ा रेशो सेट होती है कि इस रेशो का आटा आप बनाना है, तो वो थोड़ा सा लाल होता है, जिसपे लोगों का इतराज आ जाता है। अदरवाइज तो ये जो हमारा रूटीन का आटा जिस तरह भी ट्रेंडिंग चल रही है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, और ये गंदम की कीमतों की वजह से कम। अच्छा, ये जो भी आपने, अब ठीक है आपके मुज़ाकरात हुए हैं, आप लोगों ने अपने कंसर्न्स एफबीआर और बिलाल यासीन साहब के आगे रखे हैं, आप क्या लाएअमल है आप लोगों का आगे फर्दर? अगर ये मसाइल आप लोगों के जो भी कंसर्न्स हैं इनको सॉर्ट आउट नहीं किया जाता, तो अगला स्टांस आप लोग का क्या होगा? देखिए, दो तरीके हैं, या तो इसके अंदर एग्जेम्पशन होगी फ्लोर मिल्स की, या गवर्नमेंट आटे के रेट में ऐड, क्योंकि हमारी ग्राइंडिंग चार्जेस में इतना बड़ा जो आप समझ लें कि जितने हमारे अपने ज़ाती ग्राइंडिंग चार्जेस नहीं, उससे बड़ा विद होल्डिंग हम करवा नहीं सकते टैक्स, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए कि वो चल सके, तो लिहाजा इसको तो इसकी दुरुस्त की ज़रूरी है। इन शॉर्ट वर्ड्स, इसकी दुरुस्त की ज़रूरी है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच आसिम रज़ा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स हमारे साथ मौजूद थे, मौक़िफ़ दे रहे थे। जी, मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल है, आटे का बहरान का खदशा भी है, इनका अपना स्टैंड है, इनके मुताबिक हुकूमत उनके मसाइल को अगर एड्रेस करेगी तो आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, अदरवाइज़ फिर उनके लिए कोई अगर मगर की सूरत हाल ही रहेगी। हमने आपको इस हवाले से आगाह किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। हमने सोचा डाइट के हवाले से बात की जाए और डाइट के लिए आज हम बात करेंगे मेडिटेरियन डाइट। ये बेसिकली होती क्या है, इसको कौन से लोग कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कौन सी डिजीज़ के अंदर ये हेल्प कर सकती है। इसके लिए आमना अली हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। आमना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आमना, सबसे पहले तो इस मेडिटेरियन डाइट के हवाले से बताएं, ये है क्या, हाउ डज़ इट वर्क? अच्छा, बहुत सारी डाइट्स आ चुकी हैं। कीटो डाइट है, पेलियो डाइट है, एटकिंस डाइट है, और बहुत सारे लोग ब्लाइंडली हर किस्म की डाइट को फॉलो करें। लेकिन मेडिटेरियन डाइट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत हेल्दी और अच्छी डाइट समझी जाती है। अब बेसिकली ये होती क्या है, इसके अंदर ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, और आपकी जो गोश्त है और दूध, दही, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि आपको जब आप फल और सब्जियां ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर होते हैं इसके अंदर। और दूसरा ये कि ये इतनी अच्छी डाइट है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा फाइबर आप ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव करता है। तो ओवरऑल ये बड़ी अच्छी डाइट है, और इसके अंदर गुड फैट्स होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जो नट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, सीड्स, जो फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स आम तौर पे हम यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन इस डाइट में वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हेल्दी ईटिंग, और ये हर किस्म का बंदा जो है इसको कर सकता है। अच्छा, आपने कहा कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो मीट है या दीगर चीज़ें उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब हम बिल्कुल नहीं खाते, या उसकी क्वांटिटी या अमाउंट को कम कर देते हैं? देखें, कोई भी डिजीज़ भी हो किसी किस्म की भी, उसमें कोई भी चीज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड प्रेशर भी है ना, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी रिकमेंड किया जाता है कि आपने एटलीस्ट 1 टीस्पून सॉल्ट पूरे दिन में लेना ही लेना है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। तो इसी तरह जो मेडिटेरियन डाइट है उसमें मैंने कहा दूध, दही और ये जो चिकन, मटन है, इसको भी हम रिस्ट्रिक्ट कम कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, अपने फ़ायदे हैं, तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हर चीज़ आपने लेनी है। अच्छा, जाहिर है ये वो डाइट्स होती हैं जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के इस्तेमाल, वेजिटेबल्स तो दो दया हेल्दी और डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते हैं, लेकिन फ्रूट्स को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि एतदाल के साथ आपने कंज्यूम करने, ज़्यादा भी नहीं खाने, और जूसेस को भी इतना रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप सॉलिड फॉर्म में फ्रूट को लें। सो इसमें कितनी क्वांटिटी होती है फ्रूट्स की? क्या हम हर मील के साथ फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं? देखिए, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है ना, अगर हम उसकी बेस पे बात करें तो 3 से 4 जो फ्रूट्स हैं एक दिन में आपकी रिक्वायरमेंट है हर बंदे की। ठीक है। अब उसमें अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, शुगर है, तो फिर उसमें ज़ाहिर है इससे कम अमाउंट में आपने लेना है। और उसमें भी डिपेंड किया जाता है कि कौन से फल हैं। जैसे अगर आम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, वाटरमेलन है, मेलन है, अगर तो आप शुगर के पेशेंट हैं या किसी किस्म की डिजीज़ है आपको, तो फिर आप इसको कम क्वांटिटी, जैसे शुगर के पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करती हूँ मैंगो लें, लेकिन चाय का हाफ कप, ठीक है, इतनी अमाउंट। सो इट डिपेंड्स कौन सा फल है और कितनी अमाउंट में लेना है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें ये डाइट हेल्पफुल हो सकती है? बिकॉज आपने जिस तरह पहले मेंशन किया, कीटो डाइट है, दीगर डाइट्स हैं, लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके नुकसानात होते हैं। और जैसे मैं बार बार अपने एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कीटो की थी, तो इट वाज लाइक अ वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मेरे हेयर फॉल, स्किन, इस तरह के मसाइल हुए थे। सो इस डाइट के कोई आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं है? अच्छा, बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। कीटो डाइट और ये सारी, मैंने शुरू में भी कहा, हर कोई ब्लाइंडली फॉलो करता है, एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने किसी भी किस्म की डाइट करनी है तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें कि ये डाइट आपके लिए ठीक है या नहीं। कीटो के बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। आई पर्सनली डोंट रिकमेंड कीटो टू एनीवन। लिवर के इश्यूज आते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज, मैदे के इशू आते हैं। मेडिटेरियन डाइट की जहाँ तक बात है, स्पेसिफिकली किस डिज़ीज़ के लिए है, तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये बहुत अच्छी है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी डाइट है। बल्कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक डाइट होती है, डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो वो भी मेडिटेरेनियन डाइट की ही फॉर्म है। इसमें ज़ाहिर है फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, और जैसे मैंने कहा गुड फैट्स, ऑलिव ऑयल है, नट्स है, फ़िश का बहुत इसमें इस्तेमाल होता है। चिकन और मटन को हम कम करते हैं, और फ़िश जो है
ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। फिर हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तो ये सारे गुड फैट्स हैं। नट्स ये सारे गुड फैट्स हैं। गुड फैट्स क्या करते हैं कि आपका जो हार्ट है उसको हेल्दी करते हैं। ठीक है। सो ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, आपकी हार्ट की डिजीजेस उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ पे एज ग्रुप की बात करते हैं। ज़ाहिर है हाइपरटेंशन एक स्पेसिफिक एज बहुत सारे लोग होती है, बहुत कम केसेस होते हैं कि यंग एज में आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, लेकिन अब जिन लोगों का जो आइडियल एज ग्रुप है, क्योंकि ज़ाहिर जिनको हाइपरटेंशन होता है इनको डायबिटीज़ के खुदा न खास्ता चांसेस या वो होते हैं, तो उनके लिए आपने कहा कि ये इतनी रिकमेंडेड डाइट नहीं है, सो उसको बैलेंस कैसे करते हैं? अच्छा, एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो मेडिटेरेनियन डाइट तो जैसे मैंने कहा हेल्दी डाइट है, तो उसको किसी भी एज ग्रुप का बंदा कर सकता है, उसमें डिज़ीज़ स्पेसिफिक ना भी हो। यही इस डाइट की सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई ऐसा रिस्क नहीं है। तो इसको यंग एज में भी आप कर सकते हैं, आप ओल्ड एज में भी कर सकते हैं। बट देन अगेन फिजिकल एक्टिविटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन डाइट अलोन। हाँ, 70% आपकी डाइट होती है और 30% फिजिकल एक्टिविटी और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो कोई चीज़ आप अगर थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में भी ले रहे हैं तो देयर इज़ अ चांस कि वो फिजिकल एक्टिविटी से बैलेंस हो जाती है। तो इतने कोई रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अच्छा, अब एक एज होती है, ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि उनके PCOS का इशू है या हार्मोनल डिसऑर्डर है या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसमें आई रिमेंबर कि जब मैंने कंसल्ट किया था उन्होंने कहा कि जी आपको अगर ये इशू है तो आपको हम ये डाइट रिकमेंड नहीं करते। डू यू रिकमेंड दैट कि अगर ख़वातीन को इस तरह का कोई इशू है तो वो उसमें कर सकती हैं? देखिए, बिल्कुल हमारी जो थोड़ा सा यहाँ पे ना हमें ये एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को। हम सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट या न्यूट्रिशन को करते हैं लिंक वेट लॉस के साथ, लेकिन जैसे मेरी भी जो स्पेशलाइजेशन है वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में है। अब मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या है कि स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक डाइट होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लड प्रेशर के लिए डैश डाइट है, इसी तरह थायराइड के लिए लो आयोडीन डाइट होती है, हाइपोथायरॉइडिज्म, सॉल्ट का कम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो आप PCOS और हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो उसके लिए जो स्पेसिफिक डाइट है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो कैसी डाइट होती है? ऐसी डाइट होती है कि उसके अंदर ऐसे फूड्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी में, बेसिकली PCOS क्या है, आपकी जो यूट्रस है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है। तो हमारे कुछ ऐसे खाने हैं, ऐसे चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं जो नेचुरली स्वेलिंग को कम करते हैं। जैसे आप देखें जिंजर है, गार्लिक है, टोमेटोज़ हैं, ये सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं। सो जो PCOS की आपने बात की तो उसमें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स, अगेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सो मेडिटेरेनियन डाइट आई टोल्ड यू इट्स हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सबके लिए वो कर सकते हैं, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स कि आपने इस एज ग्रुप में बट देन अगेन हर बॉडी डिफरेंट है, बॉडी टाइप डिफरेंट है। सो क्या चीज़ कितनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लेने हैं तो वो कितनी अमाउंट में लेने हैं, और आपको एक डाइटिशियन से कंसल्ट ज़रूर करना है। कोई भी डाइट आप करने से पहले आप खुद से कुछ नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि हर बॉडी की, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू वेरी मच आमना फॉर जॉइनिंग अस। आमना अली हमारे साथ मौजूद थी जी, मेडिटेरियन डाइट के हवाले से हम बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आके आज मैं देख रही थी हमारे रनडाउन में ज़्यादातर चीज़ें अवाम से मुतल्लिक, जिसमें टैक्स है, बिजली के बिल हैं, दीगर मसाइल हैं, इन सबको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ जी जहां आम आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, दूसरी तरफ बजट में उम्रा को खासी छूट भी दी गई है। ये बल्कि कहा जाए कि सरकारी मुलाजमीन जो अच्छे ग्रेड्स के यानी 20 से 22 ग्रेड के अफसरान हैं उनको जो मराद दी जा रही है, उनके हवाले से भी हमने एक प्रॉपर सेगमेंट किया था। लेकिन टैक्स का ये बोझ सिर्फ अवाम पर ही क्यों डाला जा रहा है? दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि अगर हमने अपने टैक्स नेट को मज़ीद एक्सपैंड ना किया, महसूलात को बेहतर ना किया, तो हमारा IMF का जो ये प्रोग्राम है ये आखिरी नहीं होगा। यानी बज़ाहिर उनकी बात से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि अभी IMF से जान खलासी करना
पाकिस्तान के लिए, इसकी इकॉनमी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो जिस पर ये कहा जा रहा है बार बार कि जी हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, इसमें किस हद तक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है, कहते हुए भी और आवाम से जो वादे किए गए दो के पूरे तो नहीं किए जाते, लेकिन किस हद तक इसमें सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जरगाम वड़ाइच साहब मौजूद है, माहिर टैक्स अमूर है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जरगाम साहब, बहुत शुक्रिया। खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र। जरगाम साहब, सबसे पहले तो ये जो हम टैक्सेशन को लेकर बार बार बात करते हैं कि हम अपने टैक्स के दायरा कार को वसी करना है, एक स्पेसिफिक तबका है जो टैक्स अदा करता है, सैलरी क्लास है या हर बंदा करता है, इसको बेहतर करने से हमारी जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो किस हद तक बेहतर होंगी? और चूंकि IMF की शराइत का ही नतीजा है कि इतना ज़्यादा टैक्स आवाम के ऊपर आयद किया गया है। जी मिस, इस पे मैं पहले थोड़ा सा ये ब्रीफ कर देता हूँ कि हर दफ़ा या हमेशा से हम लोग टैक्सेस के ऊपर ही क्यों इन्हिसार करते हैं। दरअसल किसी भी मुल्क में कोई रेवेन्यू जनरेशन के या इनकम जनरेशन के 3 से 4 बेसिक सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम लोग हमेशा से टैक्स को इसलिए प्रायोरिटाइज़ करते हैं क्योंकि टैक्स लगाना सबसे आसान है। आप कानून पास करेंगे, सेल टैक्स के रेट को बढ़ा देंगे, कानून पास करेंगे और इनकम टैक्स के रेट को बढ़ा देंगे, विद होल्डिंग टैक्स लागू कर देंगे। ये सारी चीज़ें करनी इसलिए आसान है कि इसमें आपको बाकी ओवरऑल कुछ प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। अच्छा, अगर टैक्सेस के अलावा हम दूसरी चीज़ें देखें कि अगर टैक्सेस को छोड़कर हम किन सेक्टर्स पे अगर तवज्जो दें तो हम टैक्सेस की बजाय उधर से अपना रेवेन्यू जनरेट कर लें, क्योंकि असल मकसद है कि पाकिस्तान को अपना रेवेन्यू जनरेशन जो है उसको बेहतर करना। हम इस टैक्सेस को अगर छोड़ें तो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, और एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फॉरेन रेमिटेंसेस हो सकती हैं जो फॉरेन नेशनल्स हमारे मुल्क में भेजते हैं, और एक जो सबसे अच्छा एवेन्यू है वो हमारा पोर्ट का और जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मगर ये जो चारों चीज़ें हैं इनके लिए आपको मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपको अपनी यूटिलिटीज़ जो हैं वो सस्ती मुहैया करनी पड़ेंगी और अनइंटरप्टेड देनी पड़ेगी इंडस्ट्री को, क्योंकि आपने अगर इंटरनेशनल मार्केट में compete करना है, अगर हम पहले एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट एक ऐसा एवेन्यू है कि 2022 के अंदर पाकिस्तान ने हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स की थी 39.5 बिलियन US डॉलर्स की। उससे पहले भी कभी नहीं इतनी हो सकी, उसके बाद भी कभी नहीं हुई, और एवरेज अब हम तकरीबन 30 US डॉलर्स बिलियंस पे खड़े हैं। और वर्ल्ड बैंक का ही एक सर्वे था, एक रिपोर्ट थी कि अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करें तो हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स को 80 बिलियन US डॉलर्स के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है। और IMF के लिए हमें IMF के पास हमें 1 अरब डॉलर के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस कर लें तो हम सिर्फ 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट को ही इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर हम फॉरेन रेमिटेंसेस की बात करें, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई दूसरे मुल्कों में बैठ के फॉरेन करेंसी यहाँ भेजते हैं, अच्छा, अब उसमें वो जितने जा चुके हैं और जितने वो भेज रहे हैं, अभी उसके लिए भी अब आगे फर्दर हमारा बहुत सा ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है। हर यंगस्टर की हत्तल इम्कान कोशिश यही है कि जी मैं बाहर कहीं पे सेटल हो जाऊं, तो मैं यहाँ से निकल जाऊं, चाहे स्टडी वीज़े पे, चाहे वर्क वीज़े पे, चाहे निकल जाऊं। अच्छा, मगर अब उसके लिए भी जो बाहर जाने के लिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ जगहों से वीज़े की रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, आपको पता है UAE के अंदर पीछे बहुत इशू चलता रहा, पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिलते रहे। अच्छा, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, हम लोग कहते हैं जी कि हमारे पास फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए, वो कैसे आएंगे? आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनको नहीं शो कर पा रहे। अच्छा, मेरा सवाल जगाम साहब अब टैक्सेशन को लेके दोबारा इसलिए भी है क्योंकि हम आपने जिन सेक्टर्स का जिक्र किया, जाहिर है एक स्पेसिफिक चीज़ है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि जी एक स्पेसिफिक क्लास है जिसके ऊपर टैक्सेशन आयद होती है, बाकी कुछ लोग इससे बरी ज़िम्मा भी हैं।
लेकिन यहाँ पर बात मैं एग्रीकल्चर की करना चाहूँगी। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेके अगर हम इस पर फोकस करें, अपनी टेक्निक्स हो, अपनी टेक्नोलॉजी हो, अपने तरीक़ेकार हो, रिफॉर्म्स की जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन IMF की शर्त के मुताबिक ही 45% टैक्स लगना है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है एक आम फार्मर के लिए, जो अगर 100 रुपया कमा रहा है तो उसको 45 रुपये उसमें से टैक्स ही देना है? देखिए मिस, ये जो 45% वाली बात है, अभी अगर राइट नाउ जो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, क्योंकि ये डोमेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लेना। ठीक है। अभी जो मैक्सिमम स्लैब अगर पंजाब की मैं बात करूं तो वो 15% की मैक्सिमम स्लैब है कि अगर कोई एक काश्तकार एनुअल 4.8 मिलियन 48 लाख रुपया सालाना से ज़्यादा अपनी आमदन शो करता है तो उससे ऊपर 15% है, उससे नीचे ग्रेजुअली 10%, 5% और वो इस तरह। अच्छा, अब इसको अगर 45% आप लेके जाते हैं, एक तो अभी भी इस 15% के बावजूद भी आपका एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो काश्तकार है, वो टैक्स नेट में बिल्कुल नहीं है। बहुत आटे में नमक के बराबर ये लोग होंगे जो अपनी इसको आमदन को डिक्लेयर करके उस पर टैक्स दे रहे होंगे। और अगर आप इसको अभी 15% के बावजूद आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ा पा रहे तो 45% तो बहुत एक बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। और दूसरा, इसमें 45% तो आप एक बड़ा अनफेयर से बात हो जाएगी। FBR ने भी अभी आज से पहले, इस बजट से पहले कभी भी 45% की स्लैब जो FBR की जो फेडरेशन की जो डोमेन है, जो इनकम टैक्स की जो डायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं, उसके ऊपर मैक्सिमम स्लैब 35% की रही है। हाँ, 45% प्रैक्टिकल है ही नहीं। अब इस बजट में उन्होंने उसको भी 45% कर दिया। ओके, अपनी स्लैब को भी बढ़ाया है। उस स्लैब में भी जो नॉन सैलरीड हैं, जो इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म्स, जिनको एसोसिएशन ऑफ पर्सनस भी कहा जा सकता है, वो जो बिजनेसेस कर रहे हैं, उनकी अब मैक्सिमम स्लैब 5.6 मिलियन से ऊपर 56 लाख सालाना से अगर वो अपनी आमदन ज़्यादा शो करते हैं तो उससे ऊपर उनको 45% की स्लैब लगेगी। ठीक है। बड़ा इम्प्रैक्टिकल सी बात है कि आप फिर वही टैक्सेस के ऊपर, क्योंकि आसान काम है, टैक्स लगा दो, रेट बढ़ा दो और आवाम से निचोड़ लो जितना निचोड़ सकते हो। तो ये फोकस को थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, विजन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब ऑब्वियसली हम ये सारी टेक्निकल बातें कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हमें सब बेहतर करनी है। एक आम आदमी के इंटरेस्ट या उसकी समझ में वो चीज़ है जो उसने आम जिंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करना है। उसने मार्केट जाना है, वो टैक्स दे रहा है। अगर उसने कहीं और जाना है, हर चीज़ ख़रीदने पे उसको टैक्स पे करना पड़ा है, उस पर सबसे ज़्यादा बर्डन आ रहा है। उनको रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? मिसिस में देखें, जो हमारा सेल्स टैक्स है ना, जिसको आम पाकिस्तान में हम जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं या GST कहते हैं, जो अशिया के ऊपर, गुड्स के ऊपर वफाक कलेक्ट करता है, फेडरेशन कलेक्ट करती है, FBR कलेक्ट करता है। इसका जनरल जो अभी रेट है वो 18% है। 18% है यार। और लग्जरी आइटम्स पे ये 25% है। लग्जरी आइटम्स पे तो चलें समझ आती है कि आम आदमी वो यूज़ नहीं कर रहा, वो लग्जरी आइटम्स हैं, जो लग्जरी आइटम ले रहा है वो 25% दे सकता है। बिल्कुल। मगर जो 18% जो हर चीज़ पे जनरल सेल टैक्स, अब इस बजट में उन्होंने स्टेशनरी के ऊपर भी लगा दिया, शीर माल, बन, रस, इन चीज़ों पे जो दूध के पैकेज, जो ब्रांड नेम के अंदर जो मिल्क बिक रहा है उसके ऊपर भी लगा दिया। तो ये जो चीज़ें एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरत है, उसके ऊपर जो 18% सेल टैक्स है, ये बड़ा अनफेयर है। क्योंकि जो जनरल सेल टैक्स होता है ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है आपकी जनरल पब्लिक को, क्योंकि ये 18% एक महाना 50,000 कमाने वाले ने भी वो 18% ही दे रहा है एक चीज़ के ऊपर, और जो महाना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बिजनेसमैन और जो महाना कोई करोड़ रुपया भी कमा रहा है, उसने भी 18% ही देना है। तो इसलिए जो जनरल सेल टैक्स है, इसको सिंगल डिजिट पे ला के इन्फ्लेशन को कम करके जनरल पब्लिक को, एक आम आदमी को रिलीफ दिया जा सकता है। मगर फिर वही बात है कि इसकी कलेक्शन को कम करने के लिए हमें अपने बाकी एवेन्यूज से रेवेन्यू को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डू यू थिंक कि ये जो बजट, अभी आप जिस बजट का रेफरेंस भी दे रहे हैं, उसमें ज़्यादातर हमें IMF के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे हैं, और हमारे पास अभी फॉर द टाइमिंग आई डोंट थिंक सो, आप चूँकि बेहतर तो आप बता से कोई ऐसा सोल्यूशन है कि जी आइंदा हम IMF प्रोग्राम में ना जाएँ, इस प्रोग्राम को कम्प्लीट करें, वो गुड टू गो, हमने ऐसी रिफॉर्म्स कर ली हैं, हमने ऐसी चीज़ें कर ली हैं, या हम करने का सोच भी रहे हैं?
देखिए मिस, अभी इस बजट में जो FBR को टैक्सेस का टारगेट मिला है वो 12,970 अरब रुपए का है। ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर टैक्स ईयर जो 30 जून को क्लोज हुआ उसका टारगेट था 9,252 अरब का। ठीक है। उस वो इन्होंने अपने टारगेट से ऊपर 9,311 अरब कलेक्ट कर लिया था। ठीक है। मगर अब 12,970 अरब के टारगेट का मतलब है कि पिछले साल से आप 3,700 अरब ज़्यादा टारगेट दे रहे हैं FBR को कलेक्शन के लिए, और ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल होगा, ये अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। और ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकती है कि हम लोग अपना IMF में दोबारा नहीं जाएंगे, मगर ये आप ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स आपके उस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स या अप्रोचेस नहीं है कि आप IMF को छोड़ सकें। करें। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जरगाम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जरगाम वराइच हमारे साथ मौजूद थे। टैक्सेशन के ऊपर जी हम बात कर रहे थे और IMF की तरफ दोबारा ना जाने के हवाले से उनके मुताबिक ये सिर्फ सियासी स्टेटमेंट्स हैं, रियलिटी ऑन ग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है और अभी भी हमारी इकॉनमी इतनी स्टेबल नहीं है कि हम इस तरह की कोई दावा कर सकें कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं है या आइंदा हम IMF प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। इस हवाले से हमने गुफ्तगू की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, शजरकारी को लेके, प्लांटेशन को लेके हम अपने शो में कोशिश करते हैं ज़रूर बात करें ऑन एंड ऑफ, और शजरकारी को लेकर चूँकि प्लांट्स बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं और उन्हें शौक़ होता है कि जी प्लांट्स रखें अपने घर में, टेरेस पे इंडोर प्लांट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन उसके लिए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपने उनका ख्याल रखना है, उनको टाइम पे पानी देना है, उनकी जो सारी चीज़ें उसको देखना है। लेकिन ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है सेल्फ वाटरिंग पॉट्स का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया है। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एज अ प्रोफेशनल, लेकिन उसके साथ साथ इनका ये शौक़ है, greenery.pk के नाम से अपनी वेबसाइट चलाते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स को लेके और सेल्फ वाटरिंग जो पॉट्स हैं उस पे इनकी बड़ी कमान है। तो हमने सोचा कि अब्दुल कादिर साहब से आपकी मुलाकात करवाई जाए, ज़रा इस कॉन्सेप्ट के हवाले से और उनके जो पॉट्स हैं उसके हवाले से जाना जाए। थैंक यू वेरी मच अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज़रा अपने इस आइडिया और कॉन्सेप्ट के हवाले से बताएं कि ये सेल्फ वाटरिंग पॉट्स हैं क्या, हाउ डज दे वर्क, और आपने ये कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया कैसे करवाया? ओके, सो बेसिकली सेल्फ वाटरिंग कॉन्सेप्ट जो है ना काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। ये मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं पुराना यूज़ करता था, लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। Okay. मैंने इसको थोड़ा सा जब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था, मैंने इसको ज़्यादातर देखा वहाँ पे इस तरह के पॉट्स जो यूज़ हो रहे होते हैं, तो वहाँ से मैंने इसको देखा हो कि मैंने इसको यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा सर्च किया कि यहाँ पे ये है या नहीं, तो बट यहाँ पे लोगों को इसके बारे में नहीं पता था और यहाँ पे था भी नहीं। तो बेसिकली मैंने फिर इसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग सारी प्रोडक्शन वगैरह खुद की। तो बेसिकली सेल्फ वाटरिंग कॉन्सेप्ट जो होता है कि आपका जो प्लांट होता है उसमें पानी का रिजर्वायर और एक वाटर बेस जो होती है ना, उसके नीचे एक वाटर बेस लगी हुई होती है जिसमें एक रोप होती है जो कि मिट्टी से, सॉइल से, मैं आपको दिखाता भी, जो कि सॉइल से एक रोप आई होती है और उसको पानी में डिप हुई भी होती है। तो बेसिकली होता ये है कि मिट्टी जो है ना वाटर को सक करती है, तो वो उस रोप के थ्रू वाटर को सक करती रहती है। जैसे कि मेरे हाथ में ये देखिए एक सेल्फ वाटरिंग पॉट है, इसमें एक प्लांट लगा हुआ है इंडोर का, इसके नीचे जो है ना बेसिकली ये क्या कहते हैं वाटर डला हुआ है, ठीक है, और ये एक रोप है जो कि मिट्टी से आ रही है। तो जब हम इसको इसमें डिप करके रख देते हैं तो ये इस रोप के थ्रू मिट्टी खुद पानी सक करती रहती है, जो कि आपके लिए 8 डेज 10 डेज मतलब 8 से 10 दिनों के लिए बहुत इनफ होता है कि आपने 8 से 10 दिन। अब्दुल कादिर साहब मुझे ये बताइए, ये रोप का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या इसके मटेरियल, इसके फैब्रिक रोप का जो होता है उसकी वजह से आप कह रहे हैं या ये हम किसी और चीज पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं? जी, रोप आप बेसिकली कोई भी एक ऐसा कपड़ा जो वाटर को ज्यादा इजीली सक कर सके, ये बेसिकली पॉलिस्टर कॉटन जो कि जो है वाटर को सक कर ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो क्योंकि इसका एक पार्ट में है और एक पार्ट इसका वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है, तो वो इजीली उसको पानी सक करती रहती है। तो ये वाला पानी आपका
4 से 5 दिन में आराम से खत्म होता है, और उसके बाद भी मतलब आप 8 से 10 दिन तक आपका जो प्लांट है उसको आपने कोई भी पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि ये जैसे ये बहुत हैंडी पॉट्स हैं, ये बहुत छोटी इनका साइज़ है पॉट्स का, क्या जो घरों के अंदर मुख्तलिफ पॉट्स होते हैं जैसे हम अपने टेरेस पे या टेरेस गार्डन के ऊपर रखते हैं, या इंडोर प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, बहुत सारे इंडोर प्लांट्स का मसला भी यही होता है कि उनको प्रॉपर्ली पानी ना मिले, धूप ना मिले, तो जाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट होती है मुख्तलिफ, तो हम उनमें भी इन रोप्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, या सिर्फ ये हैंडी पॉट्स के साइज़ में ही आप करते हैं? अच्छा, नहीं, इसमें ऐसा है कि इसमें बड़े पॉट्स भी आते हैं, ये भी डेस्कटॉप प्लांट्स कहलाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सेल्फ वाटरिंग बड़े पॉट्स भी आते हैं, और इसके अंदर जो फ्लोर पे आपने रखने वाले बड़े बड़े पॉट्स होते हैं, एक अच्छा खासा वाटर बेस होती है जिसके अंदर पानी रख लेते हैं, पानी रिजर्व होता है, और वो उस रूट के थ्रू ही पानी सक करता है। तो इसमें मल्टीपल साइजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज नहीं आते, एक अच्छे साइजेस आते हैं जो कि आप एक फ्लोर पे रख सकते हैं, फ्लोर में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, आप बाय प्रोफेशन तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको आप प्लांटेशन का शौक़ था, कोई ये आइडिया आपने, ज़ाहिर आपने कहा ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है लेकिन लोगों को इस हवाले से पता नहीं था, आपने इस कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाया, तो मुझे ताकि मैं आपके इस जवाब के मुताबिक ही आपसे प्लांट्स के हवाले से पूछूंगी कि आपका इंटरेस्ट कितना है प्लांट्स को लेके, ज़ाहिर है ये आपने कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस कराया है। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट प्लांट्स में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट में था कि कोई नई चीज़ को ना एक्सप्लोर करूँ, कोई नई चीज़ को ना इंट्रोड्यूस कराऊँ, तो उस मतलब एक मेरा ये आइडिया तो था कि एक अपना नई चीज़ करूँ, तो बेसिकली उसी चीज़ में एक्सप्लोरेशन में मुझे एक चीज़ नज़र आई थी जिसको मैंने फिर वो आगे प्रोसीड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन मोर देन अ ईयर, सो ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल आइडिया है, बहुत लोगों की अप्रिसिएशन, बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, मेरा एक और सवाल है, बहुत मुख्तलिफ प्लांट्स की आई गेस वाटर की जो कैपेसिटी होती है या रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है, चाहे हम इंडोर प्लांट्स की बात करें, आउटडोर की बात करें। जब आपने इस तरह के प्लांट्स में हम बात करें, क्या ये किसी स्पेसिफिक प्लांट के लिए ये पॉट्स यूटिलाइज होते हैं, या आप हर तरह के प्लांट या फ्लावर जो भी आप अरेंजमेंट अपने टेरेस गार्डन, लॉन या कहीं भी रखना चाहते हैं उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं इन पॉट्स को? अभी हमने इसके सारे एक्सपेरिमेंट ना इंडोर प्लांट्स पे करे, तो इंडोर आप कोई भी प्लांट्स रख सकते हैं, ये हर प्लांट इंडोर में हर प्लांट की स्पेसिफिक वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ प्लांट को बहुत फ्रीक्वेंट वाटर चाहिए होता है, कुछ प्लांट्स को बहुत कम पानी चाहिए होता है, कि अगर आप उनको इतना ज़्यादा पानी दे दें तो वो क्या कहते हैं बर्न हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें हम उसकी गाइडलाइन लिख देते हैं कि आपने कुछ प्लांट्स आपने एक दफ़ा पानी डालने के बाद 15 दिन बाद डालना है, क्योंकि वो 15 दिन तक उसी कोई वाटर उसके लिए पे, और कुछ प्लांट्स के लिए आपने एक हफ्ते बाद डालना है। तो ये एक चीज़ इसका टाइम फ्रेम हम हर प्लांट के साथ उसका डिफाइन कर देते हैं कि हर प्लांट के लिए आपने कितना आपने पानी डाल के आपने कितने दिन तक उसको छोड़ देना है। अच्छा, ये जो आगे आपके 2 प्लांट्स पड़े हैं ये कौन कौन से हैं, ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं। हाँ जी, ये देखें, ये एक मनी प्लांट का वेरिएंट है, मनी प्लांट तो आपके कनेक्शन का इशू हुआ है अब्दुल कादिर, दोबारा से बोलिएगा। मनी प्लांट और एक ये वाला जो है ये एक पाम है, पाम की भी मल्टीपल दैट्स और इंटरेस्टिंग। मेरे पास और भी इसमें बहुत सारे खा सकूं, तो ये एक जीजी प्लांट है ये। अच्छा, इसमें हमारे पास पॉट्स में मल्टीपल कलर्स भी होते हैं, ताकि आपके जिस तरह की थीम में आप अपना चाहते हैं उसमें आप उसको रख सकें। ये एक जीजी प्लांट है, इस तरह के मल्टीपल इंडोर प्लांट्स इसमें, यानी आपने इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा फोकस में रखा हुआ है और आप उन पे करते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपका काम है, एंड आई विल डेफिनेटली विजिट योर वेबसाइट में चेक भी करूँगी वहाँ पे जाके, क्योंकि वाकई ये बड़ा लोगों का इशू होता है कि हम टाइम उस तरह से प्लांट्स को नहीं दे पाते हैं, ना पानी दे सकते हैं। तो ये इन पॉट्स का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है कि इनमें ऑलरेडी 6-7 दिन अगर पानी मौजूद है तो आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और एक शख्स के हवाले से है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने अगर इंसान को कोई ना कोई कमी दी होती है तो उसकी कंपनसेशन में कुछ आपके पास ऐसा होता है। सो माजूरी कामयाबी की में रुकावट नहीं होती, और ये साबित किया है नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले को पैमा ने, और वो साबिक फ़ौजी एहलकार भी हैं। उनकी जो कामयाबी है उसके हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं।
माजूरी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनती। ये पैदाइशी भी हो सकती है और बाज़ औक़ात कोई हादसा या बीमारी भी इसका सबब बन जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली इदारे UNDP के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.25 करोड़ अफराद किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं। हमारे मुआशरे में अक्सर स्पेशल अफराद का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें तंज़ो तहकीर का निशाना बनाया जाता है, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी इस तरह किया जाता है जिसमें उनकी बेबसी नुमायां होती है। उनके मसाइल और मुश्किलात अपनी जगह, मगर उन्हें भी किसी तौर अपनी माजूरी के सामने हथियार नहीं डालने चाहिए। वो हिम्मत, हौसले और अज़्म के साथ जिंदगी का सफर जारी रखें, चाहे इंसान के ख्वाब कितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे माजूरी उसके लिए कितनी मुश्किलात का सबब क्यों ना हो। अगर इंसान अपनी जिंदगी को वक्त और हालात के मुताबिक ढाल ले तो वो अनहोनी को भी होनी में बदल सकता है। ये साबित किया है नेपाल से ताल्लुक रखने वाले कोहपेमा और साबिक फौजी एहलकार हरी बुदा मागर ने, जो दोनों टांगों से माजूर होने के बावजूद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर चुके हैं। तारीख साज रिकॉर्ड बनाने वाले हरी बुदा मागर 2017 को नेपाल में वाक़े 6476 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ मेरा को भी सर कर चुके हैं और अब भी वो एक के बाद एक कामयाबियां अपने नाम कर रहे हैं। 44 साला नेपाली कोहपेमा अफगानिस्तान में बरतानवी अफवाज के हमरा लड़ते हुए 2010 में हादसे का शिकार हो गए थे। जिंदा बच जाने और माजूर होने के बाद उन्होंने फिर से भरपूर जिंदगी गुजारने का फैसला किया और वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हुकूमत पर भी ये फर्ज आयद होता है कि वो स्पेशल अफराद की सरपरस्ती करे, उनकी जरूरियात का ख्याल रखे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे और उन्हें मुनासिब जरिया रोजगार फ्राहम करे।